नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन की सभा में दहाड़ते हुए यूएन को आईना दिखाया और उन्होंने कहा कि जो संस्था है कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को लेकर जो वैश्विक संस्थाओं ने अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। ये बात उन्होंने इसलिए बोली क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कोरोना को लेकर पूरी दुनिया का जब ये मत था कि ये चीन से फैला है, इस पर यूएन मौन रहा। और इसी तरह जो रैंकिंग को लेकर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, इसमें भी चीन ने झूठ बोला था कि वो नंबर 1 है। तो दोनों मुद्दों को लेकर यूएन को आईना दिखाया और वहीं उन्होंने बगैर नाम लिए चीन को घेरते हुए यह कहा कि कुछ लोग विस्तारवादी नीति के कारण समुद्र पर अपनी हैकड़ी दिखाते हैं। और तालिबानी को लेकर भी उन्होंने ये पाकिस्तान का बगैर नाम लिए कहा कि कुछ लोग अफगानिस्तान के हालात में आतंकवाद को मिसयूज कर सकते हैं और इसलिए सबको अफगानिस्तान के मुद्दे में एकजुट होकर उस पर ध्यान देना होगा। यानी उन्होंने यूएन को एक तरह से आईना दिखाते हुए कहा कि ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो बदलाव दुनिया में इधर उधर हो रहे हैं, आतंकवाद का मुद्दा उन्होंने कहा बिना नाम लिए। चीन को उन्होंने कहा कि जो विस्तारवाद की नीति से चल रहा है, पूरी दुनिया को हड़प लेने की नीति से समुद्र में दखल अंदाजी कर रहा है, ऐसे में कठोर निर्णय लेने का समय है। तो यूएन को उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी और हमारे से कभी यह सवाल होगा कि हमने क्या किया, तो आज निर्णय लेना है। उन्होंने अपने भारत की विशेषता को यूएन के मंच से दोहराया। यानी उन्होंने पूरे दुनिया के नेताओं को एक संदेश देने की कोशिश की कि भारत आज बदला हुआ भारत है। और उन्होंने कहा कि आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। और वो एक लाइन में उन्होंने बोला कि यदि भारत तरक्की करता है तो दुनिया तरक्की करेगी, भारत का विकास दुनिया का विकास, इससे उन्होंने जोड़ा। और उन्होंने गिनवाया कि बदलते हुए भारत में यानी मोदी सरकार में इस समय जो जो काम किए गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास वो अनुभव है, 20 साल का अनुभव मेरे पास है, उसके कारण जो आज भारत में हो रहा है, भारत में जो विकास हो रहा है, उसका दुनिया पर किस तरह से फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ चीजें गिनवाई और उन्होंने कहा कि हमारा जो निर्णय है वो किन की वजह से, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो संस्थापक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस सूत्र को बताया अंत्योदय। अंत्योदय माने जो अंतिम व्यक्ति है उसका उदय, उसको आगे बढ़ाना। और उन्होंने कहा कि हम पंडित दीनदयाल की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचे सरकार का और उसकी भी तरक्की हो। इस योजना के तहत उन्होंने गिनवाया कि अभी तक 43% लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया। और उन्होंने साथ में मैं कहूं तो भारत के विपक्षियों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि अभी तक ये मोदी सरकार के आने के पहले जो लोग बैंक के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, ये एक आईना है। 43% यानी एक तरह से लगभग कहें तो आधी जनसंख्या ऐसी थी भारत में जिनके बैंक के खाते नहीं थे। आज वो मोदी सरकार के आने के बाद बैंक से जुड़े हैं, उनके खातों में सरकारी योजनाओं का पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 36 करोड़ लोगों को बीमा किया गया है सरकार की तरफ से। यानी उनको अच्छा स्वास्थ्य, क्वालिटी का स्वास्थ्य उनको अब मिलना शुरू हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल तक में भी वो इलाज करा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट की जो स्वास्थ्य योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। 36 करोड़ लोगों को बीमा किया गया है, बीमे से जोड़ा है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो लोग वो हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से किस्त जाती है। इसी तरह 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज ये भारत में आज की डेट में दिया जा रहा है। 3 करोड़ लोगों को पक्के घर बना के दिए गए हैं। हमने देखा है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, हमने देखा है किस तरह से गरीब लोग जो सोच नहीं सकते, झोपड़ी में रह रहे थे, ऐसे बेघर लोगों को मकान बनाकर, पक्के मकान बनाकर दिए गए हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ है। और ये उपलब्धि अगर मैं कहूं तो ये केवल और केवल मोदी सरकार की उपलब्धि है। इनके पहले तो कभी किसी ने इस तरह की योजना भी नहीं चलाई थी। 17 करोड़ लोगों को पीने का स्वच्छ पानी
हमने देखा है गांव के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे थे इंटीरियर के कि जहां तालाब के पानी को लाकर उसको कपड़े से छानकर लोग पीते थे। कई जगह नमकीन सा पानी, खारा पानी था, उसी को पीने को मजबूर थे। मोदी सरकार की योजना में 17 करोड़ लोगों को पाइप के जरिए यानी टंकी का पानी गहरे गहरे बोरिंग करके वो दिया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। इसी तरह उन्होंने कहा कि 6 लाख गांव में हम जो है उनको प्रॉपर्टी का अधिकार देने जा रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। तो एक तरह से जब इतने काम भारत में हो रहे हैं और ये 2014 से लेके अभी तक की उपलब्धि है, उन्होंने एक तरह से बताने की कोशिश की कि भारत की जो सरकार है इस समय सत्ता में, मोदी जी के नेतृत्व में जो व्यक्ति है, यहां जो भारत का लोकतंत्र है, उन्होंने इसको शुरुआत करते हुए भी कहा कि भारत के लोकतंत्र की एक शक्ति देखिए कि एक चाय बेचने वाला आज यूएन की सभा को संबोधित कर रहा है। वाकई में ये खूबसूरती हमारे संविधान की है और दुनिया को आज देने के लिए हमारे पास वैक्सीन है। इसी तरह उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे पहली डीएनए वैक्सीन वो भारत डेवलप कर रहा है, कुछ ही दिनों में वो आने वाली है। आरएनए की भी पहली वैक्सीन भारत बनाएगा। नोजल वैक्सीन भी कोरोना की वो भारत में डेवलप की जा रही है, जो दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट की जाएगी। दुनिया के कई देशों को कोरोना काल में भी जो मदद की गई वो सब ने देखा और इस पर सारे यूएन के जो सदस्य थे उन्होंने भरी सभा में बाकायदा ताली बजाकर इस बात को सराहा कि वाकई में सरकार ने, मोदी सरकार ने जो काम भारत सरकार ने इस कोरोना काल में किए ये बहुत ही सराहनीय थे। दूसरी तरफ उन्होंने तालिबान का जिक्र किया, अफगानिस्तान का जिक्र किया। भारत में भी कुछ विपक्षी दल जैसे कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग यहां सवाल उठा रहे थे कि इसमें जो है भारत का क्या रुख रहेगा। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अफगानिस्तान में जो बदलाव हुआ है वहां आज की डेट में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। वहां के अल्पसंख्यक यानी कि जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो सिख हैं, जो दलित हैं, जो वहां रह रहे हैं अफगानिस्तान में, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसके लिए पूरी दुनिया के देशों को आगे आना होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन आतंकवादियों को मदद के नाम पर यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे दुनिया में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि यूएन में बोलते हुए जो भारत की प्रतिनिधि थी वो दुबे ने भी बोला था और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया था कि पीओके में किस तरह से उसने अतिक्रमण करके हमारी जमीन कब्जाई हुई है। और इमरान खान को बाकायदा इमरान सरकार को कड़ी कड़ी चेतावनी दी थी कि पीओके हमारा खाली करो। मोदी जी ने इस बात को दोहरा दिया है और ये हमने देखा भी है कि जब तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हुए उस समय पाकिस्तान में खुशी मनी थी और बाकायदा झंडे लहराए गए। अभी भी वो जो इमरान खान है उसकी शान में कसीदे पढ़ते हैं कि साहब इनकी मदद करो, मदद करो, मान्यता दो। चीन ने और पाकिस्तान ने मान्यता दे दी। इसके पीछे मंसूबे क्या थे मोदी जी ने यूएन की सभा में क्लियर कर दिए कि वो इन तालिबानियों को आतंकवादी बनाकर, वो आतंकवादी और उसके अंदर आतंकवादी क्योंकि शामिल हो चुके हैं, आईएस खुरासान जैसे लोग उसमें उनके लोग शामिल हैं, तो पाकिस्तान कहीं उन आतंकवादियों का मिसयूज ना करे, ना कर ले जाए। यूएन की सभा में मोदी जी ने सबको बोला कि इसको निगरानी करने की जरूरत है, हम सबको आगे आने की जरूरत है। वहीं उन्होंने चीन को घेरते हुए कहा कि चीन जिस तरह से विस्तारवादी नीति कर रहा है, चीन का हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका की जो यात्रा थी उसमें हमने देखा जो बाइडेन से भी बात करते हुए मोदी जी ने ये बात की थी। और इसके पहले दक्षिण चीन सागर की बात उठी थी। दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से चीन हैंकड़ी दिखा रहा है और वहां के जो ज्यादातर द्वीप हैं और जो लगते हुए देश हैं उन पे वो अपना अधिकार जमाता है, और जो खनिज संपदा, गैस, पेट्रोल वहां से निकलता है वो अपना अधिकार जताता है। इसीलिए क्वाड्स की एक मीटिंग हुई थी और क्वाड के जो सम्मेलन में शामिल हुए थे मीटिंग में मोदी जी, उन चारों देशों ने मिलकर क्वाड्स के अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने तय किया था कि चीन की विस्तारवादी नीति और दादागिरी इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसका जिक्र यूएन की सभा में भी मोदी जी ने किया और मोदी जी ने कहा कि जिस तरह से समुद्र है वो सबका है
वो समुद्र के रास्ते से व्यापार बढ़ने के बहुत सारे चांस हैं, लेकिन कुछ देश जब कहा तो वो चीन के लिए कह रहे थे, ये सब समझते हैं। कुछ देश वहां अपना आधिपत्य जताना चाहते हैं। विस्तारवादी नीति के खिलाफ भी हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने की वो ये कि यूएन के सभा में बैठे हुए सदस्यों को बाकायदा उन्होंने एक तरह से आईना दिखाया और ये कहा कि यूएन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इसकी विश्वसनीयता है, सारी दुनिया उसका मजाक उड़ाती है कि करते तो कुछ है नहीं, बस बोलते हैं, मीटिंग होती है, सभा होती है, सब देश अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन ना तो किसी पे प्रतिबंध लगाते हैं, ना कोई इनकी सुनता है। अब इसको आईना दिखाते हुए मोदी जी ने कहा कि यूएन के सभी सदस्यों को, जो बैठे हैं सभी देशों को, अब निर्णय लेना पड़ेगा ताकि यूएन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कायम हो सके कि कुछ ताकत भी है। तो एक बहुत बड़ा, और जो मोदी जी का भाषण है, उस भाषण में उन्होंने एंड उसका रविंद्रनाथ टैगोर जी की शब्दों से किया, और उस शब्दों के करने से निश्चित रूप से ये जो दो महापुरुषों की वाणी उन्होंने बोली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से शुरुआत की और अंत जो उन्होंने जो किया है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की वाणी से किया। ये उन्होंने दिखाया कि भारत के अंदर ऐसे विद्वान लोग भी हुए हैं जिनके विचार पूरे विश्व के कल्याण के लिए थे, विश्व शांति के लिए थे, विश्व की तरक्की के लिए थे। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम जो आज हैं, भारत की सरकार, वो इन दो महापुरुषों के विचारधाराओं को लेकर चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन दोनों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम ये आज की सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ा संदेश दिया। दूसरी तरफ भारत का मान पूरी दुनिया में आज जो बढ़ा है, महापुरुषों की वाणी हो या भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे काम हो, इससे भारतीयों का भी मान बढ़ा है। और उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक, विद्वान और भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियरों के बारे में भी बड़ाई करते हुए कहा कि हमारे भारतीय जहां भी हैं वो उस देश में जाकर उस देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर, महत्वपूर्ण भाषण और जोशपूर्ण भाषण जो है मोदी जी का रहा है। और सबसे अच्छी विशेषता ये रही कि अभी हाल ही में हिंदी दिवस हुआ है, उस हिंदी में भाषण दिया गया है। इसके पहले के प्रधानमंत्री हमने देखे हैं कि यूएन की सभा में गए और कब आ गए पता भी नहीं चलता, गिड़गिड़ाते से जाते थे और कुछ दीनदयाली से रहते थे। लेकिन आज का जो बॉडी लैंग्वेज और मोदी जी की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, उससे लग रहा है कि जैसे कोई एक शेर की गर्जना यूएन की सभा में हो रही हो। आपका क्या विचार है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।